हेलो एवरीवन। ये बुक है गट चेक। ये इस बुक का नेक्स्ट एपिसोड है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के कारण गट बैक्टीरिया पर क्या असर पड़ता है। एक्चुअल में दो मेन बैक्टीरिया की बात करते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं थिक मेम्ब्रेन वाले और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं थिन मेम्ब्रेन वाले। इन ग्राम नेगेटिव के बाहर एक और आउटर मेम्ब्रेन होती है लाइपोपॉलीसेकेराइड्स की। इन दोनों बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन बैक्टीरिया में न्यूट्रिएंट्स को तो अंदर आने देती है, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर ही होल्ड करके रखती है। लेकिन एक्चुअल में क्या होने लगा, पहले एंटीबायोटिक्स जो बनाई जाती थी उनका बैक्टीरिया पर जो इम्पैक्ट पड़ता था, पहले जो एंटीबायोटिक्स बनाई गई पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मर जाते थे और स्ट्रेप्टोमाइसिन से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मर जाते थे। लेकिन क्योंकि इन्फेक्शन भी बॉडी में होता था तो ये बैक्टीरिया को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते थे। ये इन्फेक्शन पे काम करते थे एंटीबायोटिक्स। लेकिन 1960 के बाद जो एंटीबायोटिक्स बनने लगे वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बनने लगी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है कि ये दोनों तरह के बैक्टीरिया को, यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, दोनों को मार देते थे। इससे डॉक्टर्स का काम आसान हो गया। उन्हें ये नहीं बॉदर करना पड़ता था कि इन्फेक्शन किस तरह का है। इससे रिजल्ट्स जल्दी मिलने लगे और बीमारी उस इंसान की जल्दी ठीक हो जाती थी। लेकिन बहुत सारे इन्फेक्शन ऐसे भी होते थे कि उनमें ऐसे सिम्टम होते थे जो बिना एंटीबायोटिक्स के ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर्स एंटीबायोटिक का यूज करने लगे, जिससे हमारा जो गट का पूरा इकोसिस्टम है वो खराब हो गया। हालांकि हमारे गट बैक्टीरिया भी जब टाइम इवॉल्व हुआ तो वो भी इवॉल्व होने लगे। दे बिकम इम्यून टू एंटीबायोटिक्स। वो उन्होंने अपने आप को इम्यून कर लिया उन एंटीबायोटिक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन बैक्टीरिया और साइंटिस्ट के बीच एक जंग छिड़ गई। नई दवाइयां बनी, बैक्टीरिया अडेप्ट करके स्ट्रांग बने। इवन जो लाइव स्टॉक हैं यानी घरेलू जानवर हैं, उनको भी ये एंटीबायोटिक्स दी जाने लगी। सो इन एंटीबायोटिक्स को बहुत ज़्यादा यूज करने से गट का पूरा इकोसिस्टम खराब हो गया। गट के बैक्टीरिया कम हो जाने से माइटोकॉन्ड्रिया का से भी उनका लिंक टूट जाता है। विदाउट दीज मेटाबोलाइटिस द माइटोकॉन्ड्रिया डू नॉट नो when to uncouple and reproduce, or when or how to die. Your immune system does not know when and where or what to attack. एंटीबायोटिक्स के यूज से ऑक्सीडेटिव टिश्यूज डैमेज होने लगे। जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं उनको एंटीबायोटिक्स नहीं देने चाहिए। ये बहुत बच्चे को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ग्लाइफॉस्फेट इसे एंटीबायोटिक ग्रुप में रखते हैं जो वीड किलर के लिए यूज होता है। पहले ये माना जाता था कि ये सिर्फ प्लांट्स के लिए वीड को मारने का काम करता है, ह्यूमंस के लिए ये सेफ है। बट अब ये एविडेंस मिल चुके हैं कि ये हमारे गट बैक्टीरिया के लिए बहुत ही डैमेजिंग है। ये कार्सिनोजेनिक है, यानी कैंसर पैदा कर सकता है। ये गट के पीएच को डिस्टर्ब कर देता है। ये एसिडिक होता है जो गट गट बैक्टीरिया को मार देता है। इसके अलावा एंडोक्राइन डिसरप्टर्स जैसे पेस्टिसाइड्स, बाइफिनोल, बीपीए जो कैंड फूड में मिलते हैं, और पैराबेन्स जो प्रोसेस्ड फूड में और कॉस्मेटिक्स में मिलते हैं, ऑक्सीबेंजीन जो सनस्क्रीन में होता है, इन सब की वजह से स्पर्म की क्वालिटी और फीमेल में
प्रेगनेंसी और डिलीवरी की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हार्मोनल लेवल को भी इम्पैक्ट करते हैं। सो इनफर्टिलिटी टू एंजाइटी टू डिप्रेशन, बोन डिजीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, ये सब बीमारियां होने लगती हैं। एंडोक्राइन डिसरप्टर्स एयर फ्रेशनर और परफ्यूम वाली जो कैंडल्स होती हैं, इनमें सब में यूज होते हैं। आइए अब बात करते हैं होल ग्रेन गुडनेस की। ये बात कहाँ तक सच है कि होल ग्रेन गट के लिए अच्छे होते हैं? आप इस साइंटिफिक रिसर्च को सुनकर हैरान रह जाएंगे। डॉक्टर गंडरी बताते हैं कि 1994 में यूएसए में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने लोगों को ये बताना शुरू किया कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। वो होल ग्रेन्स के कंजम्पशन पर जोर देने लगे। हालांकि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का काम होता है एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, वो हेल्थ से रिलेटेड बातें लोगों को नहीं बता सकते। जस्ट लाइक अ फॉक्स इज गार्डिंग द hen हाउस, जो उस काम के लिए सूटेबल ही नहीं थे। हालांकि हमारे पूर्वज शुरू से ही जानते थे कि उनके लिए कौन सा खाना सही है, उसे कैसे स्टोर करना चाहिए, कैसे प्रोसेस करना चाहिए, उनके पेट को किस फूड से फायदा होगा या बेनिफिट होगा। वो प्रोसेस्ड फूड ग्रेन्स खाते थे, मिलिंग से ब्रेन और ग्राम हस्क अलग कर देते थे। आप प्लीज ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि डॉक्टर ने आज के इस सिनेरियो में, जब लोग होल ग्रेन खाने को ज्यादा बढ़ावा देने लगे हैं, उसको एक रीजन से बताया है कि क्यों वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। एंशियंट रोमन्स ने सबसे पहले ग्रेन्स की मिलिंग शुरू की थी। द प्रोसेस रिक्वायर्ड लेबर एंड मटेरियल, जो काफी एक्सपेंसिव भी था। तो रिफाइंड ग्रेन्स सिर्फ हाई स्टेटस के लोग ही यूज कर पाते थे। ये एक स्टेटस सिंबल था। जो स्लेव्स थे या लोअर कास्ट के या क्लास के लोग थे, वो होल ग्रेन ही खाते थे। फिर एशिया में ब्रेन रिमूव करने का कल्चर शुरू हुआ। एशियंस ने व्हाइट राइस खाना शुरू किया। व्हाइट राइस एक रिच क्लास फूड माना जाता था। अब क्वेश्चन ये है कि यदि रिफाइनिंग का प्रोसेस इतना महंगा था, तो फिर ये लोग इसको रिफाइनिंग में इतना पैसा और इस समय क्यों लगाते थे, क्यों बॉदर करते थे? क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो इस बात को इंस्टिंक्टिवली जानते थे कि फर्मेंटेड फूड और रिफाइंड ग्रेन हमारे गट के लिए हेल्दी होता है। तो होल ग्रेन को खाने में क्या प्रॉब्लम है फिर? आपको शॉर्ट और सिंपल तरीके से बताती हूँ। हमारी जो नर्व, ब्लड सेल्स और जॉइंट्स हैं और आई बॉल्स हैं, उनके ऊपर एक म्यूकस टाइप की एक लेयर होती है और यू कैन से कोटिंग होती है, जिसे कहते हैं ग्लाइकोकैलेक्स। इसका काम है बाहर से किसी भी इन्वेडर को रोकना। ये हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। सिंपली कहें तो ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई हैं, जिससे हमारे ऑर्गन्स प्रोटेक्ट रहें। लेकिन ग्रेन्स में जो ग्लूटेन होता है, वो एक तरह का लेक्टिन है, जो उस कोटिंग को अपना काम करने नहीं देता। और होल ग्रेन में ये जो व्हीट जम अग्लूटिनिन होता है, WGA होता है, ये सिएलिक एसिड को बाइंड कर देता है और उसी कोटिंग का एक ये पार्ट है जिससे हमारे ऑर्गन्स और सेल सुरक्षित रहते हैं। तो ये WGA एक इन्वेडर की तरह से एक्ट करता है। और यदि होल ग्रेन हम रोज कंज्यूम करते रहते हैं, तो हमारा जो गट है वो लीकी हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स ओवर द टाइम दिस कॉजेज योर इम्यून सिस्टम टू बिकम ओवर एक्टिवेटेड, लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन एंड डिजीज। WGA ब्लड ब्रेन बैरियर में भी पेनिट्रेट कर सकता है, जिससे नर्वस सिस्टम में भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, NSAIDs, और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यानी PPIs, ये ड्रग्स डैमेज करती हैं स्टोमक एसिड में को, जो
लेक्टिन्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर गंडरी ने माइटोकॉन्ड्रिया के अनकपलिंग वाले पॉइंट से बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अनकपलिंग से एटीपी प्रोड्यूस होता है। बट यहाँ पर एक पॉइंट है कि आजकल लोग कुछ ऐसी डाइट फॉलो करते हैं, जैसे कीटो डाइट, जिनसे वेट तो कम हो जाता है लेकिन इसके पीछे का कारण नहीं जानते। माइटोकॉन्ड्रिया अनकपलिंग तभी सही तरीके से काम करता है जब उसकी जगह एक और माइटोकॉन्ड्रिया बन जाए। अदरवाइज कम एटीपी प्रोड्यूस होगी और इससे सेल डेथ होगी, कि सेल मर जाएंगी, टिश्यूज डैमेज होंगे। उस माइटोकॉन्ड्रिया के भार को शेयर करने के लिए नया माइटोकॉन्ड्रिया बने, तभी फायदा होगा। Gut lining cells die from a lack of ATP and you are left with holes in your gut wall. So, इसका एक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से क्या कनेक्शन है? तो इसका आंसर है, इनके यूज से भी सेम ही चीजें होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया टूटते हैं पर नए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बन पाते। इससे बैलेंस बिगड़ जाता है और डिसबायोसिस होती है, along with bleeding, inflammation and ulceration in stomach and small intestine. So ये जो NSAID हैं, इनके लंबे टाइम तक यूज से हार्ट डिजीज, स्ट्रोक भी होते हैं और पेशेंट से इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है कि डॉक्टर इनको प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स यानी पीपीआईएस देते हैं, जिनसे पेट का एसिड कम हो। लेकिन यदि एसिड बहुत कम होता है तो भी हमारे लिए ठीक नहीं है। वो एसिड हमें कुछ बैक्टीरिया से बचाता है, जो हालांकि जब एसिड कम हो जाता है तो वहां पर उतना एसिड होता नहीं है। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ पीपीआईएस इज associated with an increased risk of developing dementia, pneumonia, disease, heart disease, and reduced bone density. इसी तरह सेम इम्पैक्ट माइक्रोप्लास्टिक के यूज से हो रहा है। माइक्रोप्लास्टिक ऑल्टर माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी, जिससे असंतुलन होता है और अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं और इवन अनबोर्न बेबी तक ही पहुंच जाते हैं। गट बैक्टीरिया की गुडनेस को ये खत्म कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।